असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। कहाँ कमी रह गई देखें और सुधार करें। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी मत भागो तुम। कुछ किए ही बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। चलिए आज जो हम है भाई 11 जून का करंट अफेयर पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए अच्छे से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन, गाजा संघर्ष के बीच किस देश ने इजराइल पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाया है? इसके ऑप्शन आपके सामने है। पहला है म्यांमार, दूसरा है मालदीव, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है भूटान। बताइए इसका आंसर। किसी को आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। और इसका जो आंसर है भाई मालदीव। क्या है भाई? मालदीव। इजराइल के पास जो भाई जो पासपोर्ट धारक हैं, इजराइल के जो पासपोर्ट धारक हैं, वो उनकी एंट्री बंद कर दी है। कौन से देश ने? मालदीव ने। उसके प्रमुख कौन है? मुइज्जू, मोहम्मद मुइज्जू। आप सभी जानते हैं मालदीव और भारत के बीच में कुछ एक ट्विटर पे या हम उसको एक्स बोल सकते हैं, उसका नाम बदल दिया है। ट्विटर का नाम बदल के एक्स कर दिया है। तो उस पर जो फोटो शेयर की थी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो उसको लेके बहुत बड़ा विवाद हो गया था। तो आप सभी उसको जानते होंगे। तो वही देश है मालदीव। ठीक है, उसी ने जो है इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध है, आप सभी जानते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के जो बीच गाजा युद्ध हो रहा है, उसी के चलते जो है इजराइल के जो लोग हैं वहाँ उन लोगों को प्रतिबंध कर दिया है कि वो लोग जो है मालदीव में नहीं आ सकते। तो ऐसा उस युद्ध के चलते हुए ऐसा काम मालदीव सरकार ने किया है। और जो फिलिस्तीन और जो इजराइल है उसके बीच युद्ध जो है एक क्षेत्र के वजह से हो रहा है। ठीक है, और वो बहुत पुराना चल रहा है। उसका इतिहास जो है हम पहले भी बात कर चुके हैं। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच गाजा युद्ध है और उसके वजह से जो है भाई मालदीव ने इजराइल को जो है वहाँ मालदीव में आने के लिए मना कर दिया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या मालदीव गाजा संघर्ष पर बढ़ते जन आक्रोश में जवाब, मालदीव सरकार इजराइल नागरिकों को देश में प्रवेश करने से रोकेगी जो पहले आलिशान रिजॉर्ट के लिए प्रसिद्ध है, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और जो आलिशान रिजॉर्ट आप सभी ने देखे होंगे मालदीव में। ठीक है, तो इजराइल के लोगों को वहां पर मना कर दिया है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को मालदीव की यात्रा से बचने और वहां से पहले मौजूद लोगों को वहां से जाने पर विचार करने की सलाह दी है। अगर वहां पर मौजूद है मालदीव में तो वहां से जो है भाई आने की वापस इजराइल जल्दी से आ जाए, ऐसी सलाह विदेश मंत्री ने दी है। और आगे कभी वहां पर यात्रा ना करें, तो जो है ऐसा जो है इजराइल के विदेश मंत्री का सलाह है। चलिए, मालदीव की राजधानी हमने 10 बार पढ़ ली है माले। प्रधानमंत्री का नाम, सॉरी, राष्ट्रपति का नाम जो है मुइज्जू, मोहम्मद मुइज्जू। और इसकी जो मुद्रा है मालदीपियन रुपया। क्या है? मालदीपियन रुपया जो है उसकी मुद्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस एशियाई देश ने एक व्यक्ति पर सुअर का लीवर प्रत्यारोपण किया है? देखिए इंसान तो ठीक है, जानवरों के, सुअर के, सबके जो है ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। तो जो है भाई वो कौन से देश ने किया है? जापान, चीन, नेपाल, भूटान। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए इसका जो आंसर है वो है चीन। क्या है भाई? चीन एशिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने सुअर के जो लीवर है उसको इंसान में प्रत्यारोपित किया है। चलिए देख लेते हैं। चीन में 71 वर्षीय एक व्यक्ति अनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर से लीवर प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाला पहला जीवित व्यक्ति है। अभी भी वो जीवित है। 71 वर्ष का कोई व्यक्ति है, उसका जो है लीवर किस जानवर का प्रत्यारोपित किया है, लीवर किसका लगाया गया उस मानव में? सुअर का। ठीक है, और वो अभी भी जीवित है और अच्छे से काम कर रहा है। शोधकर्ताओं को आशा है कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन जो है अंग दाता की कमी का समाधान प्रदान कर सकता है। इसको क्या भाई? जेनो ट्रांसप्लांटेशन, इसका क्या मतलब है कि जैसे ही हमने किसी भी इंसान, हम कुछ भी बोल सकते हैं, अगर इंसान से हमने लीवर लिया तो उसको दूसरे इंसान में लगाना वो भी कहलाएगा, या किसी जानवर से, मतलब एक स्थान से लेके उसको दूसरे पर प्रत्यारोपित करना या स्थापित करना किसी अंग को, तो उसको हम कहते हैं। और ये जो है भाई भविष्य में आने वाले किसी अंग की अगर कोई कमी होगी तो हम इस तरीके से इसको पूरा कर सकते हैं। भाई चीन की राजधानी सभी को पता है बीजिंग, और इसके प्रमुख क्या है? सी जिनपिंग इसके प्रमुख हैं। तो राजधानी क्या है? बीजिंग हमने पढ़ ली है। और यांगसी जो है इसकी सबसे, एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसिंग। और हमने क्या राष्ट्रपति पढ़ लिया? सी जिनपिंग इनके राष्ट्रपति हैं। मुद्रा का नाम क्या है? रेन मिनवी। क्या है? रेन मिनवी जो है वो इसकी
मुद्रा है। और सैन्य अभ्यास क्या है भाई? सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड। सैन्य अभ्यास क्या होता है? चीन का कौन से नाम से जाना जाता है सैन्य अभ्यास? हैंड इन हैंड। चलिए, ये जो पॉइंट है हमने 10 बार पढ़ लिए हैं। चीन में सबसे तेज इंटरनेट जारी करने वाला जो है वो चीन पहला ऐसा देश है। क्या है भाई? देश सबसे पहला ऐसा है जो चीन ने, सबसे पहला ऐसा देश है जो तेज नेटवर्क को जारी करने वाला या लॉन्च करने वाला ऐसा देश है। और सबसे भूमिगत जो प्रयोगशाला बनाई गई है वो किसके द्वारा बनाई गई है? चीन के द्वारा बनाई गई है। और मीथेन संचालित उसका रॉकेट का नाम क्या है? जूके 2। क्या है? जूके 2 जो है मीथेन से संचालित ऐसा पहला रॉकेट जो है वो मीथेन से संचालित होगा। वो किस देश ने किया है? चीन ने ऐसा किया है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास किया है? इसके ऑप्शन आपके सामने है। पहला MS धोनी, दूसरा R अश्विन, तीसरा है दिनेश कार्तिक, चौथा है रविंद्र जडेजा। बताइए, फोटो देख के आप शायद बता सकते हैं इसका आंसर जो है भाई वो दिनेश कार्तिक। क्या है? दिनेश कार्तिक ने जो है पहले तो IPL से उन्होंने संन्यास लिया, अब उन्होंने क्रिकेट के कोई भी फॉर्मेट हो उससे उन्हें संन्यास ले लिया है। अब जो है भाई ये क्रिकेट नहीं खेलेंगे। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने IPL क्रिकेट से संन्यास लेने के तुरंत बाद ही सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब वो किसी प्रकार का मैच नहीं खेलेंगे। कार्तिक के कैरियर के आंकड़ों में 26 टेस्ट उन्होंने खेले, ठीक है। और भाई 94 ODI जो है उन्होंने खेले, 60 T20 फर्स्ट खेला या वन खेला, या 257 उन्होंने IPL मैच खेले। 257 भाई उन्होंने कितने IPL मैच खेल लिए हैं तो उनके कैरियर में है, उन्होंने इतने टेस्ट इतने IPL ये आपको बताया गया है। चलिए, तो दिनेश कार्तिक इसका स्पेशल जो है उसको याद रखें। आगे क्या है भाई? हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसके ऑप्शन आपके सामने है। पहला है भाई शेख हसीना, फिर दूसरा है सामिया सुलूहू, तीसरा ऑप्शन है किलाया उडिया गोल्डन, चौथा ऑप्शन है आपके सामने किलाया उडिया CN वाम। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? अगर आप दिनेश कार्तिक को तो फोटो से पहचान गए होंगे, इनको अगर पहचानते हो, उनके मिले हो, आपके इधर खाना माना खाने आई हो, तो अगर आप उनको जानते हो तो बताओ इसका आंसर, किसी को पता है तो बताओ। चलिए, तो इसका जो आंसर है भाई क्लाउडिया CN वाम जो है इसकी मैक्सिको की राष्ट्रपति बनी है। चलिए, मैक्सिको ने अपने 200 साल के इतिहास में पहली बार एक महिला राष्ट्रपति चुनी है। इसलिए प्रमुख हम इसलिए इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं क्योंकि 200 साल के इतिहास में कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी थी। इस बार जो है 2024 में मैक्सिको की प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं। चलिए, मैक्सिको ने 2 जून 2024 को नए राष्ट्रपति और 20,000 से अधिक राजनीतिक पदों, जिसमें मैक्सिको की संसद में निचले सदन, सीनेट तथा क्षेत्रीय नगरपालिका कार्यालयों की सीट शामिल की और चुनाव के लिए चुनाव हुए। कहने का मतलब ये कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना ही याद रखना मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति जो है महिला नियुक्त की गई हैं। उनका नाम क्या है भाई? इनका नाम क्या है? CN वाम जो है उनका सरनेम है, और उनका फुल नेम क्या है? क्लाउडिया CN वाम ने 1 अक्टूबर 2024 को मैक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। कब ली थी भाई? 1 अक्टूबर 2024 को। ये क्या है भाई? शपथ लेंगी, ठीक है, सॉरी ये मेरे पढ़ने में वो हो गया, मुझे लगा ले ली उन्होंने, तो मैंने कहा ये शायद डेट गलत होगा। तो वो लेंगी, ठीक है, शपथ वो लेंगी। कब लेंगी? 1 अक्टूबर 2024 को ये राष्ट्रपति के रूप में ये अपना नियुक्ति जो पत्र है वो पढ़ेंगी और अपनी जो है शपथ लेंगी। चलिए, इस देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्पेनिश भाषा की आबादी है। मैक्सिको में जो है स्पेनिश भाषा बोलने वाले सर्वाधिक लोग रहते हैं। इसकी राजधानी जो है मैक्सिको सिटी और दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है। मैक्सिको जो है इसकी राजधानी भी है और ये सर्वाधिक आबादी वाले शहरों में गिना जाता है जिसमें आबादी ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है भाई, हल्ला टॉम स्टॉर्डिट किस देश की राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये एक महिला है, ठीक है, चुने गए नहीं, चुनी गई है, चुनी गई है, ठीक है। तो और इसके ऑप्शन आपके सामने है, वो है आइसलैंड, फिर है फ्रांस, फिर है ब्रिटेन, जर्मनी। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इनको भी, इन बहनजू को भी देखा हो तो आप बता सकते हैं इनका आंसर। इसका जो आंसर है भाई आइसलैंड। क्या है? आइसलैंड। व्यवसायी और निवेशक हेला टॉम स्टॉर्डिट आइसलैंड की चुनी राष्ट्रपति हैं। क्या भाई ये राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं, वो भी कहाँ की? आइसलैंड। उन्होंने एक प्रतिस्पर्धा दौर में 34.3% वोट हासिल किए
है, जिसमें शीर्ष 3 उम्मीदवार महिलाएं थी। जो प्रथम उम्मीदवार जो थी 3 शीर्ष पर रही थी, वो तीनों महिलाएं टॉप पर रही थी और इन्होंने जो है सर्वाधिक वोटिंग पाकर ये राष्ट्रपति के पद पर चुनी जाएंगी। 34.3% वोट इन्होंने पाए थे और ये कहाँ की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं? ये बनने जा रही हैं आइसलैंड की। चलिए छठवां क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया किस देश के साथ 2018 सैन्य समझौते को निलंबित करेगा? इसके ऑप्शन आपके सामने है। पहला है हांगकांग, दूसरा है सिंगापुर, फिर है भाई नॉर्थ कोरिया, फिर है जापान। बताइए इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर है भाई नॉर्थ कोरिया। ये दक्षिण कोरिया जो है किस देश के साथ, हाँ किस देश के साथ जो है 2018 सैन्य समझौते का निलंबित करेगा, और इसका आंसर है नॉर्थ कोरिया। चलिए, और मैंने आपको एक दिन ये भी बताया था कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो एक समांतर रेखा है वो कौन सी है? 38वीं समांतर रेखा। अब इसका देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए इसका क्या मामला है कि ये जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, इसमें हो क्या रहा है कि जो उत्तर कोरिया है उसने जो है गुब्बारों में कचरे भर के जो है साउथ कोरिया में फेंक रहे हैं, तो उससे क्या है कचरा ज़्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक विवादित मामला होता जा रहा है, ये एक विरोध का एक मामला होता जा रहा है कि उत्तर कोरिया जो है गुब्बारों में कचरा भर के जो साउथ कोरिया पर फेंक रहा है या साउथ कोरिया में डाल रहा है। तो क्या हुआ था भाई 2018, हमने अभी क्या पढ़ा था कि 2018 का जो सैन्य समझौता है इसके द्वारा क्या हुआ था, इन दोनों के बीच में जो है एक शांति समझौता हुआ था। है क्या 2018 में सैन्य समझौता हुआ और एक शांति समझौता हुआ। तो अब जो इस समझौते को जो है वो तोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि अब ऐसे तो चलता नहीं रहेगा, वो फेंकते रहेंगे और हम सहन करते रहेंगे, तो उस समझौते को तोड़ा जा रहा है और इसको ही हम पढ़ रहे हैं। दक्षिण कोरिया ने तनाव कम करने के लिए उत्तर कोरिया के साथ 2018 के लिए सैन्य समझौते को रद्द करने की तैयारी कर ली है। यह कदम सियोल की उस सख्त चेतावनी के बाद उठाया गया जिसमें पियोंगयांग द्वारा दक्षिण कोरिया में कचरे से भरे गुब्बारे भेजने को उकसाने के जवाब में चेतावनी दी है। पियोंगयांग जो है भाई उत्तर कोरिया की राजधानी है। समझौते को निलंबित करने से दक्षिण कोरिया को सीमा क्षेत्र पर प्रशिक्षण फिर से शुरू करने और किसी भी उकसाने के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। ये जो समझौता तोड़ देंगे, शांति समझौता जो था वो तोड़ देंगे, तो जो है दक्षिण कोरिया अपनी तरफ से कुछ आक्रमण करेगा या कुछ उसका जवाब भी देगा। चलिए, तो दक्षिण कोरिया की भाई राजधानी क्या है हमने पढ़ा था अभी, तो जो उत्तर कोरिया की हमने पढ़ ली पियोंगयांग, और दक्षिण कोरिया की क्या है सियोल, और मुद्रा क्या है दक्षिण कोरियाई वॉन जो है उसकी मुद्रा है। प्रधानमंत्री का नाम क्या है हान डक सू, क्या नाम है हांग डक सू जो है दक्षिण कोरिया के प्रमुख हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र की प्रमुख रक्षा बैठक कहां पर संपन्न हुई है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है सिंगापुर, दूसरा है यूएई, फिर है भाई अजरबैजान, फिर है चौथा ब्राजील। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका जो आंसर है वो है सिंगापुर। ये कहां पर बैठक संपन्न हुई भाई? ये जो हुई सिंगापुर में इसकी बैठक संपन्न हुई। एशिया प्रशांत क्षेत्र की प्रमुख रक्षा बैठक सांगरी ला संवाद या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का जो 21वां संस्करण, कौन सा संस्करण था ये? 21वां संस्करण था और 2 जून 2024 को सिंगापुर में समाप्त हो चुका है। इसकी जो बैठक है वो समाप्त हो चुकी है, 2 जून को ये संवादित हुई थी। और भाई वो कहाँ पर भाई, ये कौन सा संस्करण था? 21वां ये संस्करण था। इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्रों और दुनिया के अन्य हिस्सों से 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। एशिया जो क्षेत्र है, एशिया के बहुत सारे अधिकारी आए थे, बड़े बड़े प्रमुख इसमें शामिल हुए थे और इसमें चर्चा जो हुई थी ये सुरक्षा पर चर्चा हुई थी, कैसे हम सुरक्षा बढ़ा सकते हैं, कैसे हम शांति का माहौल ला सकते हैं, ये उस सम्मेलन का प्रमुख विषय था। चलिए, यह संवाद एशिया प्रशांत में सबसे गंभीर सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा कर रहे, ठीक है, और द्विपक्षीय चर्चाओं में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारी और गैर सरकारी हितधारकों सहित विशेषज्ञों के एक साथ एक मंच पर लाया गया। रक्षा मंत्री भी शामिल हुए, प्रमुख अधिकारी भी इसमें शामिल हुए, जो सरकारी नहीं थे गैर सरकारी थे उसके प्रमुख भी यहाँ पर शामिल हुए और रक्षा पर एक अच्छा सा एक सम्मेलन हुआ। जो भाई इसकी राजधानी क्या है भाई? सिंगापुर की, सिंगापुर है और सिंगापुर डॉलर इसकी मुद्रा है और भाई लॉरेंस बोंग जो है इसके प्रधानमंत्री हैं। ये भी कितना सरल है, याद करने का कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, अब भाई 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का
चांग ई 6 मिशन चंद्रमा के सुदूर हिस्से में सफलतापूर्वक लैंड कर गया है? इसका ऑप्शन आपके सामने है। पहला है जापान, दूसरा है चाइना, तीसरा है भारत और चौथा है अमेरिका। बताइए क्या है भाई? चांग ई 6, इसका नाम सुन के ही आप बता सकते हैं कि ये किसका मिशन हो सकता है। ये इसका आंसर हो सकता है भाई चाइना, और इसका आंसर है, हो सकता नहीं, इसका आंसर ही है चाइना। चलिए, तो अंतरिक्ष की दुनिया में ये भाई चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर, जो आज तक कोई देश वहां पर नहीं पहुंच पाया, ऐसी उम्मीद की है कि चांग ई 6 उन्होंने जो ये एक रॉकेट लॉन्च किया है वो जाकर वहां पर लैंड करे। बहुत सुदूर हिस्सा है चंद्रमा का, जहां तक आज तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। अगर वो पहुंच जाता है, अभी तो लैंड ही हुआ है, अगर वो पहुंच जाता है तो ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश होगा चाइना। चलिए, अंतरिक्ष की दुनिया में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए चीन ने दूसरी बार चंद्रमा के सुदूर भाग पर अपना लैंडर उतार दिया है, जिसका काम सबसे पुराने चंद्रवेशन को चट्टान के नमूने जुटाकर वापस पृथ्वी पर आना है। ये उतर तो गया है, पर ये वापस आ जाए तब इसको मानेंगे। ठीक है, क्या होता है ना, वहीं रह जाएगा, अगर वो पूरी प्रोसेस सफलतापूर्वक नहीं हो पाएगी तो इसको जो है असफल माना जाएगा। अगर ये पृथ्वी पर वहाँ के नमूने अगर ले आता है, चट्टानों के नमूने अगर अपने साथ में ले आता है, तो ये जो लैंडर है वो सफलतापूर्वक इसको माना जाएगा, और चाइना की एक अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि उनको मिल जाएगी। चीन के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन जो है भाई ने घोषणा की है कि चांद ई 6 लैंडर 2 जून को बीजिंग के समय से मुताबिक सुबह 6:23 पर जो है वो दक्षिण ध्रुव एटकेन बेसिन से उत्तर पूर्वी हिस्से के सफलतापूर्वक उतर जाएगा। ये कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं, कुछ कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, बस ये याद रखना है कि 2 जून को बीजिंग से भाई समय उस टाइम वहां से जो है वो लैंड करेगा, ऐसा उनने बताया है। चलिए, तो ये जो है अमेरिका के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन, मतलब ये जो है चाइना का अंतरिक्ष एजेंसी है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, और देख लीजिए जो जापान है भाई, हमने पढ़ा था जापान जो है 5वां ऐसा देश बन गया है जो चंद्रमा पर गया है, और चौथा जो है स्थान वो है हमारे भारत का। चौथे स्थान पर जो है उपलब्धि हासिल किसने की है? चांद पर जाने की भारत ने। और 5वें स्थान पर कौन है? जापान। चलिए, नवा क्वेश्चन है। हाल ही में 8 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण पर पार करने वाली 7वीं कंपनी कौन सी बनी है? इसके ऑप्शन आपके सामने है। पहला है HDFC बैंक, दूसरा है SBI, तीसरा है RIL और चौथा है टाटा ग्रुप। बताइए इसका आंसर। चलिए, ये देखिए आंसर तो आपको दिख ही रहा होगा, इसका आंसर है SBI। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। SBI 8 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली 7वीं जो है बड़ी कंपनी बन गई है। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक जो है वो भारतीय स्टेट बैंक, और बाजार पूंजी में 8 लाख करोड़ रुपए ज्यादा पहुंचने वाली भारत की 7वीं सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा ये पूंजी पहुंच चुकी है SBI की, तो ये जो है 7वीं ऐसी कंपनी बन गई है। इसका स्थान कौन सा है? 7वीं, और वो भाई कौन है? SBI, भारतीय स्टेट बैंक। इस उपलब्धि को हासिल करने में SBI, रिलायंस इंडस्ट्री और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल, इम्फोसिस और ICICI बैंक की श्रेणी में शामिल हो रहे हैं। कहने का मतलब ये जो है ये पहले से शामिल हैं इस श्रेणी में, और 7वां स्थान अब किसने प्राप्त कर लिया है? SBI ने। किसने प्राप्त कर लिया है? SBI ने अभी ये स्थान प्राप्त कर लिया है। अगला, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, ये क्या आ रहा है? चलिए तो क्या आ रहा है भाई? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में किस उष्ण कटिबंधीय तूफान की चेतावनी दी गई है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है मोचा, दूसरा है जैस्पर, तीसरा है रेमल, फिर है बिस्पर जॉय। बताइए इसका जो है हमने शायद पहले भी पढ़ लिया है, तो शायद इसका आंसर आप सभी को पता होगा। इसका आंसर है रेमल। क्या है भाई? रेमल की चेतावनी उन्होंने दी है। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान रेमल बंगाल के तटों से टकराया है, और बांग्लादेश उससे सटे पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में उसके लैंडफॉल यानी तट से टकराने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? लैंडफॉल की प्रक्रिया से शुरू हो गया है। गृह मंत्रालय ने
डीआरएफ जो है 14 टीमें तैनात की हैं और 15 अतिरिक्त टीम स्टैंड बाय पर रखी हैं। ये हमने क्वेश्चन पहले पढ़ लिया है, इसलिए जो है आप सभी को ये पता होगा। ठीक है, एनडीआरएफ की जो है वो टीमें तैनात कर दी गई हैं और अतिरिक्त में भी कुछ सेनाएं तैयार की गई, इमरजेंसी केस अगर आ जाता है तो उसको डील करने के लिए। ठीक है, और जो भाई क्या है, अब इंडिया मेट्रोलॉजिस्टिकल डिपार्टमेंट जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1875। कब हुई? 1875। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। महानिर्देशक का नाम क्या है? मृत्युंजय महापात्र। क्या नाम है? मृत्युंजय महापात्र जो है इसका नाम है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हमने इसका रिवीजन किया है। अब देखिए क्या राष्ट्रीय संगठन और उसके प्रमुख मुख्यालय, इसके मुख्यालय हैं, कुछ संगठन है उनके मुख्यालयों का जो केंद्र है वो कहाँ पर है ये देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है भाई? मुंबई में। याद अच्छे से करें, जल्दी जल्दी याद ना करें, अच्छे से सोच समझ के किसका पढ़ रहे हैं उसका मुख्यालय आपके माइंड में रहना चाहिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसका मुख्यालय है मुंबई। और भाई नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। रिजर्व बैंक का भी और नाबार्ड का मुख्यालय वो भी मुंबई में है। सेबी का मुख्यालय भी भाई मुंबई में है। और भाई TRAI का मुख्यालय कहाँ है भाई? नई दिल्ली में है। और BCCI का मुख्यालय मुंबई में है। देख लीजिए मुंबई में कौन कौन से हैं, देख लीजिए, एक ऐसे याद कर लीजिए, 2 3 4 और ये 5। तो पहले हम मुंबई वाले देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई, नाबार्ड मुंबई, सेबी मुंबई, BCCI यानी जो है भाई जो क्रिकेट की जो संस्था है उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो जो है वो मुंबई में है। और भारतीय स्टेट बैंक जो है उसका भी मुख्यालय मुंबई में है। देखिए कौन कौन सा हो गया, रिजर्व बैंक हो गया, नाबार्ड हो गया, सेबी हो गया, ठीक है, और जो अपना हो गया क्रिकेट BCCI का भी मुख्यालय वहाँ पर है और भारतीय स्टेट बैंक का भी मुख्यालय वहाँ पर है। 5 हो गए, आप इसको एक बार अपने हाथ से रिवाइज कर ले। चलिए अब क्या भाई, TRAI का मुख्यालय कहाँ है? वो नई दिल्ली में है। और फिर भाई दूसरा भी नई दिल्ली में है। FSSAI का मुख्यालय वो भी नई दिल्ली में है। ठीक है, और फिर दूसरा कौन सा है नई दिल्ली में? तीसरा DRDO का मुख्यालय वो भी नई दिल्ली में और CBI का मुख्यालय वो भी दिल्ली में है। ठीक है, तो ये जो है एक दिल्ली का हो गया, ये 2 दिल्ली के हो गए, ठीक है, और ये 3 और ये जो है चौथा। ठीक है, तो 5 जो हो गए वो मुंबई के हो गए, दिल्ली के जो हो गए वो 4 हो गए। तो दिल्ली के हम रिपीट करते हैं पहले। दिल्ली का कौन सा है? TRAI जो है वो उसका मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। भाई जो FSSAI जो है उसका मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। फिर भाई DRDO का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और CBI का जो मुख्यालय है वो भी नई दिल्ली में है। ये हो गए 4 और वो हो गए भैया 5। तो इनको अच्छे से याद रखें। अब कौन कौन से बचे? सिर्फ 2 ही तो बचे हैं हमारे सामने। कौन कौन से बचे? इसरो को तो सबको पता होगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है, और जो है NASS कॉम जो है उसका फुल फॉर्म उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर? नोएडा। कहाँ पर? नोएडा में ये स्थापित है। ये 2 अलग थे जो हमने अलग से पढ़ लिए, इन सभी को आप याद करें अच्छे से। चलिए इसी के साथ जो है मैं आपसे विदाई लेती हूँ, कल मिलूंगी इसी समय पर। राधे राधे।